हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आज समय से पहले थोड़ी एक्सप्रेस आ चुकी है। आपकी जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, आपके प्लेटफॉर्म पे थोड़ी समय से पहले आ गई है। इसका रीजन क्या है कि 1 घंटा खाली था जो हिंदी की क्लास होती है 8 से 9 बजे के बीच में। तो 8:30 से मैंने अपनी क्लास कर ली ताकि आपको 9:30 तक ना 10 तक वेट ना करना पड़े। मतलब 9 से 10 तक क्लास चलती है, तो आपको 9 तक वेट तक ना करना पड़े, आपको आधा घंटा खाली मिल जाए और उसके बाद आगे की आप क्लास कर पाएं। हाँ, कितनी होंगी न्यू वैकेंसी यूपी पुलिस में? देखो, यूपी पुलिस में जो न्यू वैकेंसी होंगी वो 50,000 प्लस होंगी। जैसे कि एक बताया गया था एक बार कि 51,000 वैकेंसी, ये बोर्ड की ही खबर थी, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल नहीं, मतलब लिखित में नहीं थी, मौखिक थी। जो प्रोन्नति बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, पुलिस भर्ती बोर्ड जो इलाहाबाद का, इसने 51,000 वैकेंसी के बारे में बात की थी कि 51,000 वैकेंसी होंगी। चलेगा, इस क्लास को आप लोग सभी शेयर कर दो तो मैं इस क्लास में पढ़ाने लग जाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए। तो हाँ, आपकी जो क्लास थी, क्या थी क्लास? आपकी क्लास थी कौन सी वाली? सॉरी, क्लास नहीं, आपका एग्जाम था अगर टेट का, तो टेट का एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट का था, यूपी टेट का जो एग्जाम था वो आपका हो गया पोस्टपोन। क्या हो गया? पोस्टपोन, मतलब आगे बढ़ा दिया गया। कब आगे बढ़ाया गया, कौन सी डेट दी गई, इस बारे में कोई डेट उन्होंने नहीं दी है, पोस्टपोन किया हुआ है बस, मतलब उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अभी फिलहाल 22 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, परसों एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये संडे को जो एग्जाम होने वाला था अब संडे को नहीं होगा। जूनियर असिस्टेंट के बारे में क्या है इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उसके बारे में ऐसा कुछ कोई प्रेस नोट वगैरह रिलीज नहीं किया गया है। अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो आप सबको उसके बारे में बता दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से भी, और हम लोग भी आपको बता देंगे अगर हमें पहले पता लग जाता है आप सभी से, तो क्योंकि आप लोग शायद उतना एक्टिव कभी कभी नहीं रह पाते, तो आप सभी को बता दिया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलेगा, जो हमारा कल का चैप्टर था, कल का जो अधूरा चैप्टर था, आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। चलेगा, आगे आता है एक चुनार आप सभी ने सुना होगा। क्या सुना होगा? चुनार आप सभी ने सुना होगा। अगर मैं चुनार की बात करूं तो वर्तमान में मिर्जापुर जनपद में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मिर्जापुर जनपद में पड़ता है। हाँ, चुनार की अगर मैं बात करूं, शेयर तो कर दो ताकि सभी लोग आ पाए, ऐसे तो बहुत सारे लोगों का छूट जाएगा, ठीक है। चुनार जनपद की बात चुनार की बात करूं तो ये जो चुनार है उत्तर प्रदेश में, ये मिर्जापुर जनपद में पड़ता है। मिर्जापुर जनपद में स्थित है आपका चुनार। यहाँ पर क्या है कि जो विक्रमादित्य थे उनके द्वारा निर्मित एक मंदिर है, जिसे हम भर्तृहरि का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित एक मंदिर है। हाँ, विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित एक निर्मित मंदिर है जिसको हम भर्तृहरि का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? निर्मित मंदिर है, इसका नाम है भर्तृहरि का मंदिर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। भर्तृहरि का मंदिर है जिसका ऐतिहासिक महत्व ज्यादा है। जिसका क्या है? ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था एक बार जब हम जनजातियों के बारे में बात कर रहे थे, तो इस क्षेत्र को जो चुनार का है और बाकी का जो सोनभद्र और मिर्जापुर का बाकी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चंदेल शासकों का शासन हुआ करता था। देखो, महोबा हो पूरा आपका, चाहे बुंदेलखंड के बहुत सारे हिस्सों में समय समय पर इन चंदेल शासकों ने शासन किया। इसी चुनार पर 14वीं शताब्दी में चंदेल शासकों का 14वीं शताब्दी में चंदेल शासकों का शासन हुआ करता था। चंदेल शासकों का शासन हुआ करता था और 14वीं शताब्दी के बाद 15वीं शताब्दी में ये किला भेद दिया।
ये 15वीं शताब्दी में, मतलब इस 14वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी में ये किला भेदा शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने इसे अपने कब्जे में लिया और इसे अपना शेरशाह सूरी इसको अपना द्वार मानता था। जब बंगाल की तरफ से इसे अपना द्वार मानता था कि ये जो इसकी दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन जितनी भी सत्ता थी हुमायूं से उसने छीनी थी, उसका बंगाल की तरफ का ये द्वार मानता था शेरशाह सूरी। चुनार के किला, एक बार ये चुनार के किले में था, मतलब चुनार के किले में उपस्थित था। उसी समय हुमायूं ने इस पर चढ़ाई कर दी। किसने? हुमायूं ने इस पर चढ़ाई कर दी शेरशाह सूरी पर, इसी चुनार के किले में, इसी चुनार में। लेकिन दोनों में युद्ध हुआ यहीं चुनार में और शेरशाह सूरी विजयी हुआ। अर्थात तो हुमायूं ने जो कोशिश की थी चुनार में शेरशाह सूरी को पराजित करने की, हुमायूं को ये पराजय, ये जीत हाथ नहीं लगी। यहाँ पे क्या किया था? हुमायूं और शेरशाह का युद्ध भी हुआ था। इसी चुनार में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध भी हुआ था। हुमायूं और शेरशाह का अगर बात करें तो इसने बिलग्राम कन्नौज का युद्ध भी लड़ा हुमायूं और शेरशाह ने, और उसके बाद हुमायूं को यहाँ से 1539 में इसने भगा दिया था। हुमायूं को 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने भगा दिया था और पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत हो, चाहे आपका और बंगाल तक का शासन हो, बिहार तक का शासन हो, पूरा का पूरा शासन शेरशाह का हो गया था साम्राज्य। हालांकि शेरशाह जल्दी ही जो आपका कालिंजर का युद्ध था, कालिंजर के फतेह के लिए जो उसने युद्ध लड़ा था उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी चुनार के मैदान में, चुनार के युद्ध में हुमायूं व शेरशाह का युद्ध भी हुआ था। हुमायूं व शेरशाह का युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ था। शेरशाह विजयी हुआ, शेरशाह इस युद्ध में क्या हुआ? विजयी हुआ। ठीक है, तो चुनार आप लोग इसको नोट कर लेना। आज मुझे लग रहा है कि किसी को या तो पता नहीं लग पाई। हिंदी की क्लास आज चली नहीं बेटा, हिंदी की क्लास आज चली ही नहीं। ठीक है, क्लास कब से चल रही? बस अभी जस्ट शुरू हुई है 2 मिनट पहले। हाँ, अभी शुरू हुई है क्लास। ठीक है, चलेगा। हाँ, इसके बाद चुनार के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे व्रतहरि का मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, विक्रमादित्य के द्वारा व्रतहरि का मंदिर यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, व्रतहरि पे ऊपर भी रहा नीचे भी रहा उड़ा देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी जगह नेट बंद है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है ना। इंटरनेट पर रोक लगा दी गई ताकि बहुत सारे लोग आप में से लाइव भी नहीं आ पा रहे, क्लास भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये है प्रॉब्लम, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आपका भी नुकसान हो रहा है इससे। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहे। अगर टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होंगे तो फिर टाइम पे रिजल्ट भी नहीं आएगा, तो आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपकी तैयारी कंप्लीट थी और टाइम पर आपका पेपर हो जाता तो रिजल्ट भी टाइम पर आता, तो इससे नुकसान तो होता ही है। कोशिश करते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी, और वैसे भी सामान्य हो जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हिंसा किसी का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। आप सहमति और असहमति जता सकते हैं लोकतंत्र में, किसी भी चीज़ से आपकी असहमति हो सकती है, इसमें बुरा नहीं है, लेकिन आप हिंसा का मार्ग चुनोगे अपनी असहमति जताने के लिए, तो फिर मानव और दानव में मुझे नहीं लगता कोई फर्क होगा। रोड पे उतर के अगर आप तोड़फोड़ करोगे तो फिर आप काहे के इंसान हो, मानव हो क्या? अगर रोड पे उतर के तोड़फोड़ कर रहे हो, रोड पे आपने जाम लगा दिया, कोई मान लो एम्बुलेंस जाम में फंस जाए तो उसकी तो बेचारे की मृत्यु हो जाएगी, तो आप हत्यारे बन जाते हो। अगर आपने किसी की जान ले ली तो तोड़फोड़ करना, रोड पे जाम लगाना, निर्दोषों को मारना पीटना, बसों में आग लगाना, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये मुझे नहीं लगता कि आज के सभ्य समाज में इस हिंसा की कोई जगह है। विरोध जता सकते हो, आपका अधिकार है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो लोकतंत्र है हमारे देश में, आप कह सकते हो कि ये अच्छा नहीं है, इसमें कुछ बदलाव हो जाए तो अच्छी बात है। आप अनशन कर सकते हो, विरोध जता सकते हो, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आपके अधिकार हैं। दोनों तरफ के लोग पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, सर ये नहीं उम्मीद
उम्मीद की जाती है कि सारे लोग सरकार के पक्ष में होंगे, कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग विपक्ष में होंगे, लेकिन जो लोग विपक्ष में होंगे उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती कि वो सड़कों पे उतर के हिंसा फैलाएं, लोगों को मारें पीटें, गाड़ियों में आग लगाएं और जाम लगाएं, एम्बुलेंस को फंसाएं, लोग अपने घर ना पहुंच पाएं, लोगों को दिक्कतें आएँ, सरकार या पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। तरीका नहीं है, बहुत गंदा तरीका है, ठीक है, बहुत गंदा तरीका है। ये तरीका हमें शायद अच्छा इंसान एक नहीं बना सकता, ये हमें अच्छा इंसान नहीं बना सकता। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो फिर हमें ये सब छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब कौन करवा रहा है, इस पे, इस नतीजे पे हम लोग सो नहीं पहुंच सकते, हम कोई इन्वेस्टिगेट एजेंसी सो नहीं है कि कौन करवा रहा है, कोई भी करवा सकता है भाई। अब जिसको फायदा हो रहा होगा वो करवा रहा होगा। अब किसको फायदा हो रहा है, भगवान जाने किसको फायदा हो रहा है। प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। चलो हम आगे आते हैं। चंदावर, चंदावर की अगर मैं बात करूं तो चंदावर आपके गंगा यमुना के दोआब में बसा हुआ वो मैदान है जहां पर मोहम्मद गोरी और जयचंद आपस में भिड़े थे। यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब में, गंगा यमुना के दोआब में, गंगा यमुना के दोआब में स्थित है चंदावर। अगर मैं बात करूं तो आपके इटावा से जब आप कन्नौज जाएंगे, इटावा से जब आप कन्नौज जाएंगे, कहां से, इटावा से जब आप कन्नौज जाएंगे तब आपको चंदावर से होके जाना पड़ेगा। चंदावर से आपको होके जाना पड़ेगा। 1194 का चंदावर का युद्ध बहुत फेमस है। 1194 का चंदावर का युद्ध बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है चंदावर का युद्ध। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कहां पर हुआ, तो आपके चंदावर में हुआ। चंदावर कहां पर है, आपके कन्नौज से जब आप इटावा की तरफ जाएंगे तो आपको चंदावर पड़ेगा। ये चंदावर गंगा यमुना के दोआब में स्थित है और 1194 में यहाँ पे युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था आपके मोहम्मद गोरी, किसके बीच में, मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी इससे पहले 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध जीत चुका था, तराइन का द्वितीय युद्ध जीत चुका था, जबकि उससे एक साल पहले जब उसने 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा था तो वो हार गया था। 1192 में इसी कन्नौज के शासक जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था और मोहम्मद गोरी ने उसी के अपने ही साथी के खिलाफ 2 साल बाद युद्ध छेड़ दिया और कन्नौज को जीत लिया। मोहम्मद गोरी ने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। किसको पराजित किया, जयचंद को पराजित किया। जयचंद उस समय कन्नौज के राजा थे और ये गहेड़वाल वंश के राजा थे। किसके थे, गहेड़वाल वंश के राजा थे, गहेड़वाल वंश के राजा थे। इनको पराजित करके कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया। इसीलिए ये अंतिम क्षत्रिय शासक थे कन्नौज के। क्या कर दिया, गहेड़वाल वंश के शासक जयचंद को हराकर मोहम्मद गोरी ने इसी चंदावर में क्या कर दिया, इसको जयचंद को हरा के कन्नौज जीत लेते। क्या किया, कन्नौज जीत लेते। ठीक है, आगे, हाँ यहां तक लिख लेना, उसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तुर्क सरदार मोहम्मद गोरी ने जयचंद को यहीं पर पराजित किया था। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं इसके बाद। और इसके बाद हम लोग आते हैं देवगढ़। क्या है ये देवगढ़, कहाँ पड़ता है ये देवगढ़, बताओ कहाँ पर पड़ता है, ललितपुर जनपद में। कहाँ पर है, ललितपुर जनपद में देवगढ़ पड़ता है। आपके बुंदेलखंड के ललितपुर में आपका देवगढ़ पड़ता है। ये वेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। किसके किनारे, वेतवा नदी के किनारे। ये वेतवा नदी के किनारे, वेतवा नदी के किनारे, वेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, वेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है।
वेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका देवगढ़। बसा हुआ है आपका क्या? देवगढ़ वेतवा नदी के किनारे। अगर मैं देवगढ़ की बात करूं तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है? यहाँ से हिंदू धर्म के ये है क्या? देवगढ़ है क्या? ये हिंदू व जैन धर्म से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल है। हिंदू व जैन धर्म से संबंधित, दोनों धर्मों से, हिंदू व जैन धर्म से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल है। हिंदू व जैन धर्म से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल है आपका, पवित्र तीर्थ स्थल है आपका क्या? पवित्र तीर्थ स्थल है आपका, ठीक है, पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? यहाँ से मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुए हैं। अब तक बहुत सारे मंदिर ऐसे होते थे जो सिर्फ मंदिर के आकार या फिर उनके जो कह सकते हैं कि ढांचा मंदिर का, ऐसे इस प्रकार के अवशेष मंदिर के प्राप्त होते थे। लेकिन यहाँ से गुप्तकालीन मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या है? मूर्तियों सहित, देवगढ़ से मूर्तियों सहित, अर्थात मूर्ति जो होती हैं, जो भगवान की मूर्ति होती हैं, उन मूर्तियों के सहित यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए हैं। मूर्तियों सहित गुप्तकालीन मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन। यहाँ पर 31 जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। क्या है? यहाँ पर 31 जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। कहाँ पर? देवगढ़ में 31। यहाँ पे तो 31 तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, इसीलिए प्रसिद्ध भी है जैन धर्म के लिए। जैन धर्म को मानने वाले लोग देवगढ़ बहुत आते जाते हैं। जैन धर्म को मानने वाले लोग देवगढ़ बहुत आते जाते हैं। तो 31 यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। जैन धर्म से संबंधित 31 मंदिर हैं, ठीक है, से संबंधित मंदिर हैं। यहाँ पर संबंधित मंदिर हैं यहाँ पर 31। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर भी है। क्या है? भगवान विष्णु का देखो, कोई बात मैं, देखो एक बात बताता हूं मैं, कोई बात अगर आप किसी से कहो ना, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हिंसा किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, तो लोग ना दूसरे पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। 2-4 मैंने कमेंट पढ़ी थी कि सर जो जामिया में पुलिस ने घुस के किया, वो क्या मैं उसको सही ठहरा रहा हूं? क्या आप लोग क्या सोचने लगते हो कि मैं फिर किसी एक पार्टी का हो गया? ये गंदी सोच है लोगों की। अगर मैंने ये कह दिया कि हिंसा फैलाना अच्छी बात नहीं है या फिर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, तो लोग मेरे से पलट के सवाल कर रहे हैं कि फिर ये बताओ जो पुलिस ने जामिया में किया, भाई मैंने कब उसका समर्थन किया? पुलिस ने जामिया में किया। क्या आप मेरे को समझ लिए कि मैं वाइस्ड हो गया, किसी पार्टी की बात कर रहा हूं? मतलब अगर सही बात बोलो तो आप ऐसे उंगली उठाने लग जाते हो। थोड़ा तो दिमाग दिया करो ना। 2-3 कमेंट पढ़ी थी, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जामिया में जो पुलिस ने किया उस पर कुछ कहोगे, उस पर कुछ बोलोगे? मतलब आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसको सही ठहरा दूंगा? बताओ कैसे सोच लिया आपने? मतलब जो दिमाग में गंदगी भरी है ना, इसको साफ करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा। 2-4 लोग पूछ रहे थे मेरे से इस बात, मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, लेकिन खराब लगता है इन चीज़ों पे। अब कैसे किसी को, अगर मैंने कह दिया कि हिंसा अच्छी चीज़ नहीं है, क्या कहने का हक नहीं है मेरा इतना? बताओ, अगर मैंने कह दिया तो क्या मैं किसी पार्टी की तरफ से बोलने लगा? कैसी बातें करते हो यार? क्या कर लोगे हिंसा से? मैं अगर हिंसा करने लग जाऊं, मेरी कौन सुनेगा? क्या कर लूंगा बताओ? मैं, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे साथ 100 लोग होंगे तो हो सकता है मैं थोड़ी ज़्यादा कर लूंगा, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा उसका? बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे उससे। ये तरीका नहीं है यार। अब किसी ने सही किया, गलत किया, इस पे क्यों पहुंच जाते हो आप? क्यों किसी के बारे में गलत, मेरे बारे में आपने गलत क्यों सोच लिया कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूं? मैंने तो हिंसा की कहा, मैंने किसके बारे में गलत, मैंने किसके बारे में कहा कि इसने किया उसने किया? किसी ने भी किया, चाहे पुलिस ने की चाहे किसी ने की, नहीं होनी चाहिए भाई। ये हमारे देश को आगे नहीं ले जाती हैं चीज़ें। मैंने पहले ही बोला कि हम विरोध भी कर सकते हैं किसी चीज़ का, और किसी चीज़ के सहमति में भी खड़े हो सकती है, हमारा अधिकार है। लोकतंत्र ने, मैं संविधान पढ़ाता हूँ, संविधान में साफ साफ लिखा है कि किसी चीज़ से सहमति और असहमति जताना मेरा अधिकार है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मैं किसी को के साथ मारपीट कर सकता हूँ। तो मैं उस चीज़ को कैसे सही कह दूंगा बताओ? मैं क्या कह सकता हूँ सही? अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं संविधान को नहीं मानता, और जब संविधान को नहीं मानता तो फिर मेरा पढ़ाने का अधिकार नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ा सकता। मैं कौन होता हूँ? जब खुद पे मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं कैसे हक रखता हूँ कि मैं उसे उसको इंटरप्रेट किसी के सामने करूँ? नहीं कर सकता ना। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो।
आप लोग किसी के साथ मत जुड़ो, जो भी पार्टी हो गलत करे उसके बारे में बोलो। आप विद्यार्थी हो, आपका अगर कोई पार्टी हक छीने तो आप उससे बोलो। इसमें कुछ नहीं है कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा करे उसको सपोर्ट करो, बुरा करे हम भले उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे सवाल पूछो, भाई तुम गलत कैसे कर सकते हो, हमने तुमको इतनी सुविधाएं दी हैं, हम खुद दिक्कतों में रहते हैं लेकिन तुमको कोई दिक्कत नहीं होने देते, तुमको हम इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तुम्हें हजारों बीघा में मकान उपलब्ध कराते हैं, फ्लैट बंगला उपलब्ध कराते हैं, तुम्हें गाड़ी उपलब्ध कराते हैं, तुम्हें करोड़ों की सिक्योरिटी उपलब्ध कराते हैं ना हम नेताओं को अपने पैसे पे, हम लोग, आप और हम सभी कराते हैं ना, हमारा और आपका पैसा खर्च होता है। लेकिन सारी पार्टियों के नेता तो मजे करते हैं भाई, मजे करते हैं ना, तो हम उनसे सवाल करेंगे। हम ऐसे नहीं कि वो गलत करेंगे तो भी हम उनसे कुछ पूछेंगे नहीं। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर अच्छा करेगा हम समर्थन भी करेंगे उनका, कहेंगे ठीक है अच्छी बात है, लोगों को समझाएंगे, कर सकते हैं ना। ऐसे मत सोचा करो। हाँ चलो, तो क्या करते, मूर्तियों सहित यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर और यहाँ पे 31 जैन धर्म से संबंधित मंदिर प्राप्त हुए। भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर, भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर यहाँ पर है, दशावतार मंदिर यहाँ पर है, जो कि काफ़ी दर्शनीय है और यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। भगवान विष्णु का जो दशावतार का है, भगवान विष्णु का जो दशावतार का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। दशावतार का मतलब होता है 10 अवतार का, जितने भी अवतार भगवान विष्णु के हैं वो सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, वो सारे मंदिर क्या हैं यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चंदेल शासकों के बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आपके देवगढ़ से। कहां से प्राप्त हुए हैं? देवगढ़ से, ठीक है। देवगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? चंदेल शासकों के, देवगढ़ से चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चंदेल शासकों के, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने कभी कोई बात, चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, मैंने कभी कोई बात किसी के समर्थन में आज तक नहीं बोली और ना ही किसी के विरोध में बोली। अगर गलत हो रहा है तो मैं बोलता हूं, मतलब कोई अगर कर रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि कोई विरोध कर रहा है तो गलत कर रहा है, हिंसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। विरोध करना सबका हक है, मैंने कब कहा, और समर्थन में भी खड़े होना सबका हक है, कर सकते हो भाई, लेकिन किसी को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आज उसका परिणाम क्या है कि नेट बंद है इतने सारे जगहों पे, लोग बीमार हैं, वो आज जा नहीं पा रहे कहीं भी, बहुत सारे प्रोग्राम नहीं हो सकते, हम पढ़ नहीं सकते, और भी बहुत सारे काम नहीं हो सकते, तो सब ये इस वजह से है ना। चलो हाँ, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है कि चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है वो एक गजेंद्र मोक्ष, क्या है? गजेंद्र मोक्ष एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं। गजेंद्र मोक्ष, यहाँ पर एक सिद्ध की गुफा है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपको अटपटे लगते हैं। यहाँ पर क्या है? सिद्ध की गुफा। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध सिद्ध की गुफा स्थित है? फिर आप सोचोगे, ऊपर नीचे देखोगे कि यार ये सिद्ध की गुफा कहाँ थी, तो ये सिद्ध की गुफा है। यहाँ पर एक राजघाटी है। क्या है? राजघाटी है। यहाँ पर एक नाहर घाटी है। क्या है? नाहर घाटी है। तो राजघाटी और नाहर घाटी, ठीक है। क्या है यहाँ पर? राजघाटी और नाहर घाटी है यहाँ पर, ठीक है। गजेंद्र मोक्ष है यहाँ पर, ठीक। सिद्ध की गुफा है यहाँ पर, सिद्ध की गुफा है यहाँ पर, राजघाटी है यहाँ पर, नाहर घाटी है यहाँ पर। क्या है? नाहर घाटी है यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी सारी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो दर्शनीय है, ठीक है। हाँ, दर्शनीय। इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये था क्या? देवबंद। देवबंद कहाँ पर है? आप देवगढ़, देवबंद नहीं, देवबंद तो अलग है, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। देवगढ़ था ये, क्या था? देवगढ़। आगे चलते हम लोग, ठीक है, आगे चलते हम लोग। हाँ जी, आगे चलते हम लोग। आगे है एक हमारे पास देवा शरीफ। क्या है? देवा शरीफ। यहाँ पर देवा शरीफ, ठीक है,
ये बाराबंकी के पास है देवा शरीफ, ठीक है। देवा शरीफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ पर स्थित है, तो इसी देवा शरीफ में, जो कि बाराबंकी के पास है, इसी देवा शरीफ में क्या है, प्रसिद्ध हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध हाजी वारिस अली शाह की मज़ार, प्रसिद्ध हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है, वारिस अली शाह की मज़ार है। यहाँ पर हर वर्ष कार्तिक माह में मेला लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, हर वर्ष यहाँ पर कार्तिक माह में इसी मज़ार पर मेला लगाया जाता है। कार्तिक माह में यहाँ पर, ठीक है। कार्तिक कब आता है, कार्तिक आता है आपका श्रावण भाद्रपद, उसके बाद आपका क्वार और उसके बाद कार्तिक आता है, ठीक है। जब हम दीपावली मनाते हैं, दीपावली आपकी कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है, बीच कार्तिक में। तो यहाँ पे कार्तिक माह में हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं मेला लगता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेला लगाया जाता है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। हाँ, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है। तो क्या लगता है, कार्तिक माह में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगाया जाता है, ठीक है। क्या लगाया जाता है, यहाँ पर मेला लगाया जाता है। तो ये क्या था आपका देवा शरीफ। देवा शरीफ में जो प्रसिद्ध है वो है प्रसिद्ध हाजी वारिस अली शाह की मज़ार। क्या है, प्रसिद्ध हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है, जो कि आपके एग्जाम में सैकड़ों बार आपसे पूछी जाती है। कहाँ पर है, देवा शरीफ में। मैं इसको मिटाता हूँ और आगे चलते हैं। मैं इसको क्या करता हूं, मिटाता हूं और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, चलेगा, आगे चलते हैं। हाँ, पंडित शिवम त्रिपाठी कह रहे हैं कि मेरे घर के पास ही है। क्या नहीं बताया, राजीव राय जी गाजीपुर वाले, क्या नहीं बताया। हाँ, क्या रे, पूछो ना, क्या नहीं बताया यार, क्या पूछा आपने। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे देवबंद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, देवबंद की बात करते हैं। और देवबंद कहाँ पर है आपका, सहारनपुर में है। देवबंद कहाँ पर है आपका, सहारनपुर में है। देवबंद क्या है, सहारनपुर में है आपका। क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आपने बताया नहीं, पूछो ना, बार बार यही कमेंट किए जा रहे हो, बताया नहीं आपने। चलिए, हाँ चलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही कलात्मक, जिसकी कला शैली बहुत ज़्यादा फेमस है। कलात्मक यहाँ पे कलात्मक दुर्गा देवी का मंदिर है। क्या है यहाँ पर, दुर्गा देवी का मंदिर है। क्या है यहाँ पर, कलात्मक दुर्गा देवी का मंदिर है। दुर्गा देवी का मंदिर है जहाँ पर बहुत दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं दुर्गा देवी के दर्शन करने। इस देवबंद में बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। और इस मंदिर के पास ही एक देवी कुंड है। इस मंदिर के पास ही क्या है, एक देवी कुंड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। देवी कुंड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक यहाँ पर अरबी भाषा से संबंधित, एक यहाँ पर क्या है, अरबी भाषा से संबंधित एक संस्थान है। अरबी भाषा से संबंधित एक संस्थान है जिसमें अरबी सिखाई जाती है, जिसमें अरबी की शिक्षा दी जाती है। अरबी भाषा से संबंधित एक संस्थान है, एक क्या है, अरबी भाषा से संबंधित एक संस्थान है जिसका नाम है दारुल उलूम। क्या है, जिसका नाम दारुल उलूम है। जिसका नाम क्या है, दारुल उलूम। ठीक, जिसका नाम क्या है, दारुल उलूम। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर अरबी भाषा से संबंधित एक संस्थान है जिसका नाम दारुल उलूम है। ठीक है, क्लास कब से शुरू हुई है? तो क्लास भाई साहब शुरू हुई है 8:30 बजे से। कब से हुई है? 8:30 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हुई है। आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, क्लास का टाइम आपने नहीं बताया भाई। 8:30 बजे क्लास शुरू हुई है और ये 8 बजे डेली की नहीं है, सिर्फ 8 बजे आज हुई है। डेली 9 बजे ही आपकी क्लास होगी। कब होगी? डेली 9 बजे ही आपकी क्लास होगी। आज सिर्फ 8 बजे हुई है। आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं और आगे देखेंगे एक स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। क्या है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की बात करें तो ये जो स्थान है नैमिषारण्य, इसके बारे में बहुत कथाएं प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कथाएं प्रचलित हैं। नैमिषारण्य की अगर मैं बात करूं तो नैमिषारण्य आपके सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नैमिषारण्य आपके सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सीतापुर से लगभग 21 किलोमीटर दूर ये तीर्थ स्थल स्थित है। ये तीर्थ स्थल स्थित है। नैमिषारण्य के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महर्षि दधीचि का आश्रम था यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे राक्षसों का उत्पात हुआ करता था। मतलब राक्षस यहाँ के लोगों को तंग किया करते थे। कहा जाता है कि महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों को दान कर दिया था देवताओं को, ताकि वो इन राक्षसों का अंत कर सकें। अपनी हड्डियां गला दी थी यहाँ पर बैठे बैठे, ताकि राक्षसों का दमन किया जा सके, राक्षसों को रोका जा सके। ठीक है, तो नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों को दान किया था। उन्होंने क्या किया था? अपनी अस्थियों को गला दिया था। अरे भाई एडिटर साहब कैसे बता देंगे टाइम? एडिटर साहब बेचारे को नहीं बताता टाइम। हाँ, एडिटर साहब बेचारे को टाइम नहीं पता था। ठीक है, चलेगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। इस जो नैमिषारण्य है इसको कहा जाता है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। क्या कहा जाता है इसको? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि इस स्थान को कहा जाता है। और इसको 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। इसको 30,000 88,000 कितनी? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। इस नैमिषारण्य को तपोभूमि कहा जाता है, तपोभूमि कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। इसको 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। यहीं पर एक जगह है चक्र तीर्थ। जो चक्र तीर्थ है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। चक्र तीर्थ क्या माना जाता है? यहाँ पर पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। चक्र तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा के मानसिक शक्ति से उत्पन्न एक दिव्य चक्र गिरा था। मानसिक शक्ति से उत्पन्न एक दिव्य चक्र गिरा था, जिसने यहाँ पर चक्र तीर्थ स्थान का निर्माण किया। क्या किया? चक्र तीर्थ स्थान का निर्माण किया। और पृथ्वी पर सर्वोपरि तीर्थ माना जाता है चक्र तीर्थ को। क्या माना जाता है? सर्वोपरि अर्थात सबसे ऊपर अर्थात सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है चक्र तीर्थ को। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन। भाई सागर यार मैं क्या करूं इसमें? मैं कह रहे हैं कि सर आपका जब मन करता है क्लास करा देते हो यार, ये सब मेरे मन से नहीं होता। अब आप आधे घंटे खाली रहते क्या होता काम? गुस्सा करते रहते हो। चलो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर प्रसिद्ध चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ है यहाँ पर। इस चक्र तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के मानसिक शक्ति से उत्पन्न दिव्य चक्र यहाँ पर गिरा था और चक्र तीर्थ का निर्माण हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? चक्र तीर्थ का निर्माण हुआ। इस स्थान को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ माना जाता है। इस स्थान को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ माना जाता है। ठीक है, सर्वोपरि तीर्थ माना जाता है इस स्थान को। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद से 21 किलोमीटर दूर है। इस स्थान को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। इसी स्थान को 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। इसी स्थान पर चक्र तीर्थ नामक एक स्थान है, जिसको पृथ्वी पर स्थित हिंदुओं के लिए सर्वोपरि तीर्थ माना जाता है। सर्वोपरि तीर्थ माना जाता है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा के मानसिक शक्ति से उत्पन्न एक दिव्य चक्र गिरा था।
मानसिक शक्ति से उत्पन्न एक दिव्य चक्र गिरा था और उस दिव्य चक्र के गिरने से यहाँ पर चक्र तीर्थ का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा माना जाता है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या माना जाता है, तीर्थ माना जाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद क्या चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। और इसके बाद आगे चलने पर मैं बात करूंगा प्रयाग की। किसकी बात करूंगा, प्रयाग की बात करूंगा। ठीक है, प्रयाग भारत में उन स्थानों में गिना जाता है जहां पर हर 12 वर्ष के बाद क्या लगता है, हर 12 वर्ष के बाद क्या लगता है, हर 12 वर्ष के बाद लगता है यहाँ पर कुंभ। किन किन स्थानों पर लगता है कुंभ, आपके एक तो उज्जैन में लगता है, एक नासिक में लगता है, एक प्रयाग में लगता है, एक और कहाँ पे लगता है, जल्दी से आप बताइए। 3 बता दिए मैंने, ठीक है, 3 बता दिए। उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है और आपके प्रयाग में लगता है। और बताइए कहाँ पर लगता है। तो प्रयाग में क्या लगता है कि इसका जो सर्वप्रथम जो हमें देखने को मिलता है, प्रयाग भी पुराना है, काफी पुराना प्राचीन शहर है। इसका जो ऋग्वेद है उसमें इसका वर्णन मिलता है। इस प्रयाग का क्या मिलता है, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। प्रयाग में इसका वर्णन रामायण महाभारत में भी मिलता है प्रयाग का। यहाँ पर क्या है, इसको संगम नगरी भी कहते हैं, इसको संगम नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस प्रयाग को संगम नगरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गंगा का और यमुना का और सरस्वती का, गंगा यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम है, इन 3 नदियों का संगम है। गंगा यमुना का संगम तो आपने देखा होगा, सरस्वती यहाँ पर विलीन मानी जाती है, यहाँ पर विलुप्त मानी जाती है। कहा जाता है कि सरस्वती है लेकिन अदृश्य है, दिखती नहीं है, जमीन के नीचे से यहाँ पर बहती है सरस्वती। तो कितनी है, संगम नगरी इसको कहा जाता है। यह भी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हर 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ लगता है, हर 6 वर्ष के बाद क्या लगता है, अर्धकुंभ लगता है। ठीक है, अर्धकुंभ लगता है। यहाँ पर हर 12 वर्ष के बाद, यहाँ पर हर 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है। क्या लगता है, कुंभ लगता है। ठीक है, जो कि 2018 में लगाता है ना, कब लगाता, 2018 में लगा था। यहाँ पर 2018 नहीं, 2019 में लगा था कुंभ, 14 जनवरी से मार्च तक, 4 मार्च तक लगा था। हाँ, 2019 में, सॉरी गलती होगी। तो क्या लगता है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष, हाँ, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष क्या लगता है, माघ मेला लगता है, माघ मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। ठीक है, क्या लगता है, माघ मेला लगता है। ये 16 महाजनपद में देखें तो वत्स का ही क्षेत्र पड़ता था, ये वत्स रीजन का क्षेत्र पड़ता था। वत्स जो साम्राज्य था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, कौशाम्बी इसी का एक पार्ट था, जो वर्तमान में आपने एक जनपद सुना होगा, इससे ही अलग करके बनाया गया 1998 में एक नया जनपद। तो ये वत्स का क्षेत्र हुआ करता था, ये वत्स का क्षेत्र हुआ करता था। कौशाम्बी, ठीक है, अर्धकुंभ था। चलिए, हाँ चलेगा। यहां पर क्या था, यहाँ पर गुप्त, जब ये 16 महाजनपद के काल था, तब इसमें जो वत्स क्षेत्र हुआ करता था, इस वत्स में गुप्तों का शासन हुआ करता था। किसका हुआ करता था, गुप्तों का शासन हुआ करता था। गुप्त के बाद यहाँ पर हर्षवर्धन का शासक रहा, क्योंकि कन्नौज का जो साम्राज्य था वो प्रयाग तक फैला था। प्रयाग में प्रयाग समिति वगैरह यहाँ पर आयोजित की जाती थी। ह्वेनसांग कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हर्ष यहाँ पर एक महामोच परिषद का आयोजन करता था। ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, उसके अनुसार हम लोग बात करें तो वो कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राजा हर्षवर्धन यहाँ पर महामोच परिषद का आयोजन करता था। तो गुप्तों का शासन था यहाँ पर 16 महाजनपद काल में। उसके बाद आपका हर्षवर्धन का लंबे समय तक शासन रहा। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा, और उसके बाद यहाँ पर चंदेल वंश का शासन रहा 8वीं और 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में। उसके बाद यहाँ पर गहेड़वाल वंश का शासन रहा। जब कन्नौज जयचंद के हाथ में आई, तब यहाँ पर गहेड़वाल वंश का शासन हुआ।
यहाँ पर गहड़वाल वंश का शासन हुआ, उससे पहले यहाँ पे चंदेलों का शासन रहा, उससे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा, उससे पहले हर्ष का रहा, और लंबे समय तक यहाँ पर गुप्तों का यहाँ पर शासन रहा। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें गहड़वाल वंश के बाद की बात करें तो ये जो आपका प्रयाग था आपके दिल्ली सल्तनत में मिल गया, और दिल्ली सल्तनत में इसकी पुनर्स्थापना इस नगर की अकबर ने की। पुनर्स्थापना इस नगर की किसने की? अकबर ने की पुनर्स्थापना। ठीक है, पुनर्स्थापना जो थी इस नगर की वो अकबर ने की, और अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, और इस शहर का नाम प्रयाग से बदल के अकबर ने ही क्या रख दिया? इलाहाबाद रख दिया। क्या रख दिया? इलाहाबाद रख दिया। ठीक है, इसी अकबर ने क्या रख दिया? इलाहाबाद इस शहर का नाम रख दिया। और अकबर के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस शहर का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया। क्या रख दिया? प्रयागराज रख दिया। तो ये था हमारा प्रयागराज, जिसकी छोटी सी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। यहाँ पे भारद्वाज मुनि का आश्रम है, यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारी थी अंग्रेजों को हाथ नहीं लगने दिया था खुद को जीते जी, और जो अपना प्रण था कि अंग्रेज मुझे हाथ नहीं लगा सकते, उसको इन्होंने पूरा किया था यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके भारद्वाज मुनि का आश्रम है, यहाँ पर प्रसिद्ध अलोपी देवी का मंदिर है, यहाँ पर प्रसिद्ध हनुमान जी का लेटे हनुमान का मंदिर है, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, और यहाँ पर बहुत पुराना अक्षय वट वृक्ष है। क्या है? बहुत पुराना यहाँ पर अक्षय वट वृक्ष है। तो ये था आपका प्रयाग, वर्तमान में जिसका नाम इलाहाबाद था, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। इसमें लगभग 59 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। ठीक है, 59 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। हाँ, आनंद भवन भी है। तो आपका लैपटॉप ही चला गया, डिस्चार्ज हो गया, बंद हो गया। एडिटर साहब भी यहाँ है नहीं। हाँ, बाकी आप लिख लेना। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन यहाँ पे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। क्या करता था? एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। मुझे लगता है कि अब एक भी नहीं छूटा होगा यहाँ पे जो हमें करना चाहिए था। ठीक है, एक भी नहीं छूटा होगा। बाकी के जो छूटे हैं, जैसे 16 महाजनपद काल के बहुत सारे पांचाल वगैरह ये सब हैं, इनको हम इतिहास में पढ़ेंगे। जो प्रसिद्ध थे मैंने आपको करवा दिए, और भी बहुत सारे जो और मंदिर वगैरह हैं, मस्जिद वगैरह हैं प्रदेश की, उनको हम इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, उनको हम इतिहास में, यूपी की जब हिस्ट्री शुरू करेंगे तब हम उनके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, प्रयाग को तीर्थराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तीर्थराज की संज्ञा दी जाती है। प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, मतलब तीर्थों का तीर्थराज प्रयाग। ठीक, और प्रयाग में हम लोग आ भी रहे। 27 दिसंबर को आ रहे हैं हम लोग प्रयाग में। तो उम्मीद करेंगे कि सब कुछ तब तक अच्छा हो जाए और हम लोग आपस में वहाँ पर अच्छे से मीटअप कर पाएँ, मतलब आप लोग भी अच्छे से आ पाएँ और आने में और मीटअप को ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत भी ना हो, ऐसा हम लोग सभी सोचते हैं ना। आपको भी ये विश करना चाहिए भगवान से कि सब कुछ ठीक हो जाए। 27 दिसंबर तक लगभग 6 दिन है हमारे पास अभी बीच में, 21 से लेकर 26 तक। 27 को तो सब कुछ होना ही है। ऑर्गेनाइज तो पहले से 26 को ही बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, 26 को ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप भी वहाँ पर आएंगे, आप सभी लोग आएंगे। आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं 200-300 किलोमीटर दूर, तो आप प्रयागराज नहीं आ सकते क्या? बस इतना ही प्यार है आपको अपने अध्यापकों से। कम विवेक सर से तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार होगा ना। तो विवेक सर से मिलने आ जाओ, हमसे मत मिलना, मना कर देना भाई तुम लोग दूर रहो, विवेक सर से मिलना है तो सिर्फ उनसे मिल लेना। ठीक है, तो विवेक सर से मिलने आ जाना, उसी बहाने हम भी आपको देख लेंगे। ठीक है, तो आएंगे ज़रूर। हम उम्मीद भी करते हैं आपसे कि आप ज़रूर टाइम निकालेंगे, एक दिन का टाइम ज़रूर निकालेंगे। आप अगर 300-400 किलोमीटर दूर भी रहते हैं तो भी ट्रेन से आ सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल है नहीं। हम अपना पेपर देने नहीं जाते क्या? हम अपना दिल्ली नहीं आते क्या काम से? अगर आप लखनऊ कानपुर में रहते हैं, सीतापुर हरदोई कहीं भी रहते हैं,
बलिया, फैजाबाद, बाराबंकी कहीं रहते हैं, रायबरेली, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र रहते हैं तो आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। इटावा, कानपुर, आगरा रह सकते हैं, बरेली रहते हैं तो भी आ सकते हैं, शाहजहाँपुर रहते हैं, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। जौनपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर रहते हैं तो भी आ सकते हैं। आजमगढ़ रहते हैं हम लोग, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ रहते हैं तो भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते बताओ। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज रहते हैं तो भी आ सकते हैं, कोई छूटा तो नहीं ना, कोई छूटा। चंदौली, भदोही यहाँ भी रहते हैं तो भी आ सकते हैं। वाराणसी रह सकते हैं तो और अच्छे से आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कौशाम्बी रहते हैं, फतेहपुर रहते हैं, कानपुर रहते हैं, उन्नाव रहते हैं तो आ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बस्ती है, गोंडा है, सिद्धार्थनगर है, तो इन डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े दूर तो हैं ये देवरिया, गोंडा वगैरह, बस्ती वगैरह, बट कोई बात नहीं, इतना कर सकते हैं ना। बहुत सारी ट्रेन चलती है, मुझे पता है कौन से, आप मुझे शहर बताओ, मैं ट्रेन का नाम बता दूं कौन सी ट्रेन से आ सकते हैं आप। तो आप होशियार हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं प्रयागराज, प्रयाग में, इलाहाबाद में, और रहते भी होंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग। अगर वहाँ पे रहने के बाद अगर आप नहीं आए तो फिर देखना तुड़ाई होगी आपकी फिर, ठीक है। तो आएंगे ना, पक्का वादा करो कि आप सभी लोग आएंगे वहाँ पर, अगर होता है तो, होता है तो नहीं, होगा, ज़रूर होगा, ठीक है, ऐसा हमारा विश्वास है। चलेगा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।